लगभग 21 वर्षों तक कड़ी तपस्या करी उस व्यक्ति ने। यह है वीरता की परिभाषा। और उसके घर में घुस के मारा, यह है वीरता की परिभाषा। पूरे हॉल में मारा, यह है वीरता की परिभाषा। सामने से मारा, यह है वीरता की परिभाषा। तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हारे लोगों पे गोली चलाई थी, मैं तो बस आदेश देने वाला था। यह कटाक्ष था उसका उस टूटे हुए भारत पर, यह कटाक्ष था उसका उस बटे हुए समाज पर। और इसी बात को हमें सीख के रूप में आत्मसातित करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में चंद मुट्ठी भर लोग आके अपनी बुद्धि के दम पर हमारे समाज के ऊपर शासन न कर सके। विप्लव राग की सप्तस्वरी विद्रोह वेदी की याग हूं, भारत के भगत का महातीर्थ में ऊधम का अनुराग हूं। मैं जलियांवाला बाग हूं, मैं जलियांवाला बाग हूं। साथियों, आज है 13 अप्रैल। आज ही के दिन 1919 में जनरल ओ डायर की क्रूरता के चलते हजारों भारतीयों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। और इस पूरे घटनाक्रम को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। शुरुआत करें इस हत्याकांड के बारे में चर्चा करने की, उसके पहले मैं सुनील श्रोती उन सभी अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हम 4 से 5 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, फिर देखेंगे पूरा घटनाक्रम क्या था, फिर देखेंगे बाद में क्या प्रमुख घटनाएं हुई, और लास्ट में हम देखेंगे कि ऐसी क्या बात है जो हमें सीखने की जरूरत है। साथियों, यदि पृष्ठभूमि की बात करूं तो 1905 में मैं आपको ले जाना चाहूंगा। भारत में गवर्नर जनरल के रूप में विद्यमान था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारत में अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति का पहला व्यवहारिक क्रियान्वयन किया। कैसे किया? बंगाल विभाजन करके। बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर कर दिया, हिंदू मुस्लिम के आधार पर कर दिया। और क्यों कर दिया? ताकि 1857 की क्रांति में जो उन्होंने एकजुट भारत देखा था, जो एकजुट समाज देखा था, उस एकजुटता का मंजर उन्हें दोबारा ना देखना पड़े, उस तरह की आक्रामकता उन्हें दोबारा ना देखनी पड़े। इस संदर्भ में उन्होंने हमें धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटना शुरू किया। यह बात हमारे क्रांतिकारी समझ चुके थे साथियों। तो 1905 से ही हमारे क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी घटनाक्रम की शुरुआत की। क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे भारत में प्रसारित हो गई। राष्ट्रीय चेतना जो है वो घर घर तक पहुंच गई। और यह चेतना जो है 1917 आते आते अपने चरम पर थी। इस सब से अंग्रेज बौखला गए और घबराहट में उन्होंने सोचा कि क्या करें जिससे गतिविधियां रोकी जा सकें। इस सब पे चर्चा करने के लिए फिर उन्होंने पहला कदम उठाया। और क्या किया? सिडनी रॉलेट नाम के व्यक्ति की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। उस समिति का नाम था राजद्रोह समिति। उस समिति को काम सौंपा गया कि भैया ये देखो कि किस तरह से हम इन गतिविधियों को रोक सकते हैं। क्योंकि यदि भारतीय समाज में एक बार हमें लेकर जो डर है यदि वो खत्म हो गया तो हम इन पर लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गुलाम भी तभी तक बनाया जा सकता है जब तक आदमी डरा हुआ है, जब तक मानसिक रूप से वो हमारे सामने नतमस्तक हुआ पड़ा है। पर यदि इस तरह से विद्रोह होते रहे तो हम इनके ऊपर शासन कैसे करेंगे? इस सब पे चर्चा करने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, उसको प्रतिबंधित करने के लिए इन्होंने एक समिति गठित की। क्या नाम था समिति का? राजद्रोह समिति। किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। कब करी? 10 दिसंबर 1917 में। ठीक है भाई। 2 साल तक इस समिति ने रिसर्च की, अध्ययन किया। उसके बाद मार्च 1919 में इस समिति ने अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। और उसके बाद एक नया कानून इस देश में लागू हुआ जिसका नाम था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जिसे हम रॉलेट एक्ट भी कहते हैं, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहते हैं, और काला कानून भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस तरह के नाम क्यों देते हैं हम इसे? क्योंकि इस कानून के प्रावधान कुछ इस तरह के थे जो लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करते थे, आम जनमानस की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर प्रहार करते थे। क्या थे प्रावधान? प्रावधान थे कि यदि कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसी भी गतिविधि में संलिग्न पाया गया या किसी भी तरह से उसके ऊपर हमें शक हो गया तो शक के आधार पर भी हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, उसे जेल में डाल सकते हैं, और तो और उसे अपनी बात रखने का मौका भी नहीं देंगे, उसे अपना पक्ष रखने के लिए वकील भी नहीं देंगे, उसे अपील करने की भी अनुमति नहीं देंगे। यही कारण है इस कानून का नाम पड़ा बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। और इसे हमने कहा काला कानून। क्यों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्षरण हो रहा था, मानवीय मूल्य तिरोहित हो रहे थे, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही थी साथियों। इस तरह का काला कानून अंग्रेजों ने लागू कर दिया कि यदि हमें शक भी हो गया ना तो हम जेल में डाल देंगे, और तो और आपको आपकी बात रखने का मौका भी नहीं देंगे। ओके, चालू हो गया। बट इसका विरोध होना तो स्वाभाविक था,
क्योंकि हर युग में एक महापुरुष तो रहता है, और उस समय के महापुरुष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने फैसला लिया कि 6 अप्रैल के दिन, 6 अप्रैल को मैं हड़ताल दिवस के रूप में मनाऊंगा। पूरे भारत में हड़ताल दिवस आयोजित करेंगे हम, अंग्रेजों की इस क्रूरता के विरोध में, अंग्रेजों की इस अमानवीयता के विरोध में, अंग्रेजों के इस अलोकतांत्रिक कृत्य के विरोध में। क्लियर? क्या होता है फिर? क्या अंग्रेज होने देंगे इस तरह का दिवस आयोजित? क्या अंग्रेज होने देंगे हड़ताल आयोजित? नहीं होने देंगे, और नहीं होने दी उन्होंने। महात्मा गांधी का पंजाब में प्रवेश वर्जित करवा दिया, क्योंकि गांधी जी पंजाब जाने वाले थे, वहां नहीं जाने दिया उन्हें। पंजाब के जो 2 बड़े नेता थे, सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू, उन दोनों को गिरफ्त में कर लिया 10 अप्रैल के दिन अंग्रेजों ने, ताकि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो माहौल बन रहा है वो सब व्यवहारिकता के धरातल पर ना उतर जाए, क्रियान्वित ना हो जाए, इस डर के चलते। फिर क्या हुआ? फिर 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 की बात है, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हो रहा था पंजाब के जलियांवाला बाग में, जहां यह तय हो रहा था कि हम अपने नेताओं को किस तरह छुड़ाएं, जहां इस बात पे चर्चा हो रही थी कि ऐसी क्या गतिविधि उन्होंने कर दी कि अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। बट इस शांतिपूर्ण सभा के आयोजन की सूचना जैसे ही जनरल ओडायर को मिली, तो उस क्रूर व्यक्ति ने वहां पहुंचकर अपनी सेना को आदेश दिया कि गोली चला दो। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी अनाउंसमेंट के सीधे उसकी सेना ने गोली चलाना चालू कर दिया। और साथियों, यदि मैं ब्रिटिश आंकड़ों की बात करूं तो 379, और यदि मैं भारतीय आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 1000 लोग शहीद हुए थे, मारे गए थे, क्योंकि बिना चेतावनी के गोली चलाने देना। कोई यहां भगा, कोई वहां भगा, कोई कुएं में कूद गया। आधे लोग तो भगदड़ में मर गए दोस्तों। गोली से सब नहीं मरे, आधे तो भगदड़ में मर गए। इस तरह का अमानवीय कृत्य किया जो हम जानवर के साथ भी नहीं करते, जो हम दुश्मन के साथ भी नहीं करते। मैंने कहा ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार तो मात्र 379, पर भारतीय आंकड़े जब सामने आए तो लगभग 1000 लोग मारे गए थे, शहीद हो गए थे। दबाव डला, भारतीयों ने दबाव स्थापित किया अंग्रेजों पर कि जांच करवाओ, ऐसे कैसे तुम्हारे अधिकारी ने आके गोली चलवा दी। तो मजबूरीवश, दबाववश उन्होंने एक समिति गठित करी जिसका नाम था हंटर कमीशन। और भारत में भी एक समिति गठित हुई पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, तहकीकात समिति। वहीं से आंकड़े सामने आए। तहकीकात समिति ने बताया 1000 और उन्होंने बताया 379। बट हमें तो दिखाने के लिए उन्होंने समिति गठित कर दी, हमें तो दिखाने के लिए जनरल ओडायर को आपदस्थ कर दिया, वापस ब्रिटेन भेज दिया, नौकरी छीन ली उसकी। बट ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में पैरेलल में यह हुआ कि वहां के अखबारों में जनरल ओडायर को ग्लोरीफाई किया गया, जनरल ओडायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया गया, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया गया, ब्रिटिश तलवार की आन वान शान बताया गया, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया गया उसे। किस घटना के लिए? मासूम शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर बिना सूचना दिए गोली चलाने के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, रक्षक और तलवार की मान ऐसी संज्ञा दी गई। यह है इनके लिए वीरता की डेफिनेशन। वीरता की यह डेफिनेशन है इनके लिए। उस क्रूर आदमी को वो लोग वीर कह रहे थे। बट दोस्तों, इसके पैरेलल में भारत में क्या हुआ? भारत में जो हुआ वो थी वीरता की सच्ची परिभाषा। भारत में 2 बड़े क्रांतिकारी पुत्र इस घटनाक्रम के बाद अपनी चेतना को और प्रखर कर पाए। कौन थे वो 2 पुत्र? पहले भगत सिंह,
हम सबके हीरो। भगत सिंह ने रॉलेट एक्ट के बाद हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड और इस सब घटनाक्रम के बाद भगत सिंह ने उस क्षेत्र से मिट्टी उठा के अपने घर ले आए। उस मिट्टी को पावन मिट्टी समझकर अपने घर में रखा, उसे पूजा और उससे निरंतर प्रेरित होते रहे कि इसका मुझे बदला लेना है, कि इस तरह की गुलामी और इस तरह की घटनाक्रम कभी हमारे साथ ना हो। उससे प्रेरित होकर भारत में एक नया हीरो पैदा हो गया। यह हुआ भारत में। दूसरा हीरो कौन था? दूसरा हीरो था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह जो कि उस समय वहां पर मौजूद थे, बाल्यावस्था में थे। उसी वक्त उनकी चेतना में यह बात बैठ गई कि मुझे इस चीज का बदला लेना, और बदला लेने के लिए कई वर्षों का इंतजार किया। 1919 में घटना हुई साथियों। उसके बाद वो लंदन गए बदला लेने के लिए। वो जो जनरल ओ डायर था उसकी तो ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई पहले 1927 में। बट जो पंजाब प्रांत का गवर्नर था उस समय माइकल डायर, उसकी इन्होंने हत्या की 13 मार्च 1940 में। अब देखिए 1919 की घटना का बदला लिया 1940 में। लगभग 21 वर्षों तक कड़ी तपस्या करी उस व्यक्ति ने। यह है वीरता की परिभाषा। और उसके घर में घुस के मारा, यह है वीरता की परिभाषा। पूरे हॉल में मारा, यह है वीरता की परिभाषा। सामने से मारा, यह है वीरता की परिभाषा। तो एक वीर तो उन लोगों ने गढ़ा जिसका नाम था जनरल ओ डायर, और एक वीर हमारा है ऊधम सिंह। एक वीर हमारा है शहीद भगत सिंह, जिन्होंने उस मिट्टी से प्रेरणा लेकर अपने आप को भारत माता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी 23 मार्च 1931 को। कहां से प्रेरित हुए थे? वहीं से प्रेरित हुए थे। इस प्रेरणा का नाम वीरता है। इस न्योछावर कर देने का नाम वीरता है। इस निडरता का नाम वीरता है। यह है हमारे यहां की वीरता। यह है हमारे यहां के वीर पुत्र। ओ डायर जैसे नहीं। बट अंत में जाते जाते जैसा मैंने कहा कि पूरे घटनाक्रम बताने के अलावा मैं कुछ ऐसी बातें भी आपके सामने रेखांकित करूंगा जो सीख के रूप में हमें आत्मसातित करनी चाहिए। जनरल ओ डायर जब अपनी किताब लिखता है तो उस किताब में वो कटाक्ष करता है भारतीय समाज के ऊपर। और क्या लिखता है उसमें? उसमें वो लिखता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लोगों की हत्या की? मैंने तो बस आदेश दिया था। गोली चलाने वालों में अंग्रेज सेनापतियों और अंग्रेज सैनिकों से ज्यादा तो भारतीय सैनिक थे। तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हारे लोगों पे गोली चलाई थी, मैं तो बस आदेश देने वाला था। यह कटाक्ष था उसका उस टूटे हुए भारत पर। यह कटाक्ष था उसका उस बटे हुए समाज पर। और इसी बात को हमें सीख के रूप में आत्मसातित करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में चंद मुट्ठी भर लोग आके अपनी बुद्धि के दम पर हमारे समाज के ऊपर शासन न कर सके, और इस तरह से हमें गुलाम ना बना ले कि 1947 की आजादी के बाद इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी हम मानसिक रूप में उनके गुलाम हैं। वो जो भी कर देते हैं वो हमें ग्रेट लगते हैं। आज भी हम कहीं ना कहीं उनका अंधानुसरण करते हैं। इस तरह की गुलामी कहीं दोबारा ना हो, यह हमें सीखने की जरूरत है। तो यह था पूरा घटनाक्रम जलियांवाला बाग से संबंधित, जिसमें हमने पृष्ठभूमि देखी, घटना देखी, बात की घटनाएं देखी, अपने वीर सपूतों के बारे में बात करी, भारत माता के वीर सपूतों के बारे में बात करी, और अंत में जाते जाते जैसा मैंने कहा एक जरूरी सीख जो हमें लेनी पड़ेगी, हमने उसकी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से जलियांवाला बाग हत्याकांड में प्राणों की आहुति देने वाले भारत के अमर बलिदानियों को मेरा कोटि कोटि नमन।